चलिए अब शुरू करते हैं। आ गए थे एक भाई साहब। ठीक है, तो हम अब क्या देख रहे थे? औद्योगिक पूंजीवाद का स्टेज देख रहे थे। पूंजीवाद कैसे हुआ? तो आपको पता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। हैं? अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में नए नए उद्योगपति जन्म ले रहे थे। और उद्योगपतियों का क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। क्या? प्रॉफिट कमाना। तो उनके पास मशीनरी है, भरपूर पैसे हैं, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं है। क्या? कच्चा माल का अभाव है। तो वे क्या करेंगे? सस्ती दर पर कच्चा माल और खाद्यान्न प्राप्त करना चाहेंगे भारत से। मतलब उनका कहने का मतलब गन्ना भारत से ले जाएंगे, चीनी बना के हम देंगे तुम्हें। कपास ले जाएंगे हम भारत से सस्ता रेट पे, कपड़ा बना के हम देंगे तुम्हें। ठीक है, ये युग अब शुरू हो चुका है। तो इसको कहेंगे शोषण का दूसरा चरण कहेंगे। और इसको औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दिया गया। समझ गए आप लोग? ये कब तक चलेगा औद्योगिक पूंजीवाद का स्टेज? 1813 से कब तक चलेगा? 1858 तक। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर क्या होगा कि भारतीय हस्तशिल्प के माल को पहले विदेशी और फिर भारतीय बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। यह नीति विशेषकर भारत के वस्त्र उद्योग के प्रति अपनाई गई। भारत आने वाले सूती वस्त्र पर, पता है आपको, भारत आने वाले वहाँ जो वो लोग सूती वस्त्र बना लेते थे, भारत से कच्चा माल ले जाके जो सूती वस्त्र बना के भारत में बेचने आते थे, उस पर मात्र टैक्स कितना लगता था? 3 से 5%। 3 से 5%। जबकि भारत से जाने वाले कपड़ा पर कितना टैक्स लगता था? 10% लगता था। समझ गए? ये कहानी है। तो हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद करने का ये सीधा तरीका था। किस प्रकार क्या था? ये औद्योगिक पूंजीवाद में भारतीय हस्तशिल्प को पूरी तरह से क्या किया गया? कपड़ा उद्योग को बर्बाद किया गया। ठीक है, ये कहानी आता है। और तीसरा स्टेज आता है वित्तीय पूंजीवाद का आता है। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद। ये पूंजीवाद होगा जब वो भारत में पूंजी निवेश करेंगे। जैसे भारत में वो लगाएंगे, रेल लगाएंगे, चाय बागान लगाएंगे, सड़क बनाएंगे, सिंचाई बनाएंगे, कोयला खान लगाएंगे, बैंकिंग लगाएंगे। ये सारा काम भारत में लगाएंगे। और 1858 ईस्वी में भारत में लगाएंगे थोड़ी भारत के लिए, वो अपनी सुगमता के लिए, अपने व्यापार के लिए इन चीज़ों को विस्तृत करेंगे। भारत को क्या करेंगे? एक बहुत बड़े कर्ज के जाल में झोंक देंगे। इसमें क्या होगा? भारत पर पता है 1858 ईस्वी में जब कंपनी शासन का अंत हुआ, तो भारत पर 7 करोड़ पौंड का कर्ज था। कितना कर्ज था? 7 करोड़ पौंड का। ठीक है, तो ये सब पूरा सेकेंड स्टेज में ये कहानी होगा। अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे, ठीक है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आप काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट राइट मत होइएगा, आपको बहुत घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ अस्थाई बंदोबस्त। क्या बता रहे हैं? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, द परमानेंट सेटलमेंट। तीन तरह की भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट जो है, 3 तरह की अंग्रेजों ने भारत में अपनाने का काम किया। कितने तरीके का अपनाया बताइए? 3 तरह का। 3 तरह का हम बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे, पहला बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त का। किसका बात करेंगे? अस्थाई बंदोबस्त। इसको बहुत सारा नाम रहेगा अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। जो कहाँ कहाँ था अस्थाई बंदोबस्त? तो बंगाल, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में, और बनारस में। बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में। थोड़ा सा बनारस में, और कहाँ रहेगा? उत्तरी कर्नाटक में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ? मेन करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अस्थाई बंदोबस्त में मेन नाम किसका किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और लगेगी कितना परसेंट भूमि पर रहेगा? 19% भूमि पे। कितना परसेंट भूमि पर रहेगा ये अस्थाई बंदोबस्त? 19% भूमि पे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे रैयत बारी। किसका बात करेंगे? रैयत बारी। अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसा तरीका है कि अस्थाई बंदोबस्त के कारण ही आज अपना समाज जो है, जिनके पास ज़मीन है, अस्थाई बंदोबस्त की ही देन है, ऐसे समझिए। क्योंकि इसको ज़मींदारी व्यवस्था कहते हैं।
इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं, मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो जमींदार वर्ग हैं उनको सरकार ने ज़मीन दे दिया ठेके पे, बड़े बड़े जमींदार को, और नीचे जो किसान थे उन्होंने उनका शोषण शुरू किया। ठीक है, और इसमें पता है कि जैसे उपज का जो है ना 11% जमींदार अपने पास रखता था, 11% मात्र, और 89% टैक्स अंग्रेजों को देना पड़ता था इसमें। तो इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें फिक्स कर दिया रेवेन्यू, इतना ही टैक्स तुमको देना है। ठीक है, तो शुरू में तो खुशी खुशी टैक्स देने लगे, बाद में कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो ये टैक्स देने में भी असमर्थ होने लगे। तभी लोगों ने दूसरा दिमाग लगाना शुरू किया। तो ये एक अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ था बताइए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, और ये 1793 में ये लागू होता है। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू होता है? 1793 में। और 1793 के टाइम में कौन गवर्नर जनरल रहेगा बताइए? कॉर्नवालिस रहेगा, कॉर्नवालिस। तो एकदम वीवीआई करके इसको याद कीजिए, कॉर्नवालिस के टाइम में अस्थाई बंदोबस्त शुरू होगा। फिर दूसरा व्यवस्था शुरू होगा, रैयतवारी। क्या शुरू होगा? रैयतवारी। रैयतवारी कहता ना गांव में तुम्हारे रैयत में बसे हैं क्या, जो धमकी दे रहे हो। तो रैयत का मतलब है कि इसमें किसान जो है, ये व्यवस्था बम्बई और मद्रास में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ ये? बम्बई और मद्रास में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो किसान सीधे, जो किसान थे छोटे किसान, वो डायरेक्ट जा करके अपना रेवेन्यू कहाँ जमा कर सकते थे? टैक्स अंग्रेजों के पास। तो रैयतवारी, डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है, तो दूसरी व्यवस्था रैयतवारी बम्बई मद्रास के क्षेत्रों में। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी खासी भूमि पे, 51% भूमि पे ये फैला हुआ था। रैयतवारी कितना भूमि पे फैला था? 51% भूमि पे। ठीक है, तो रैयतवारी समझेंगे। और तीसरा हम लोग जानेंगे अंत में महालवारी। क्या व्यवस्था जानेंगे? महालवारी। तो महालवारी, अब 30% भूमि बच गया, इसी पे ना महालवारी रहेगा। तो ये रहेगा मध्य प्रांत, पंजाब में, और उत्तर पश्चिम प्रांत में। मध्य प्रांत में, पंजाब में, और उत्तर पश्चिम प्रांत में। ये तीन व्यवस्था जमींदारी का समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला व्यवस्था, जिसको बोलते हैं कौन सा व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त, द परमानेंट सेटलमेंट। इसका बहुत बड़ा कहानी है। 1765 में जो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ, ठीक है, तो आपको पता है जो बंगाल का नायब दीवान रजा खां को बनाया गया था, ऐसे कहानी सब है। ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसके तहत 1786 में गवर्नर जनरल कौन बना? कॉर्नवालिस बना। बना ना कॉर्नवालिस? तो कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बना, किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। 1786 में जब ये गवर्नर जनरल बना, 1786 से लेकर कब तक इसका कार्यकाल रहता है? 93 तक। ठीक है, तो इसके बोर्ड में दो व्यक्ति थे। इसने रेवेन्यू बोर्ड बनाया। कौन सा बोर्ड बनाया कॉर्नवालिस ने? रेवेन्यू बोर्ड बनाया। कॉर्नवालिस ने जो रेवेन्यू बोर्ड बनाया, इस बोर्ड में दो व्यक्ति थे, का नाम था जॉन सोर। क्या नाम था? जॉन सोर। एक का नाम था जेम्स ग्रांट। क्या नाम था? जेम्स ग्रांट। समझ गए? तो ये दोनों जो थे, इनको कहा गया कि आप हमें कुछ बताइए कि हम नई व्यवस्था जो बंगाल में लागू करें रेवेन्यू का, कैसा लागू करें। क्योंकि उससे पहले दूसरा दूसरा व्यवस्था चलता था, रेवेन्यू काउंसिल बना था, रेवेन्यू सुपरवाइजर, बहुत कहानी था। पंचशाला बंदोबस्त था कि 5 बरस पे बोली लगाना होता था। ये सब काम हो चुका था पहले, वारेन हेस्टिंग्स के समय। पूछेगा पंचशाला बंदोबस्त किसके समय, तो क्या कहिएगा? पंचशाला बंदोबस्त, 5 सालों पे बोली लगता था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। लेकिन अब कार्यकाल है कॉर्नवालिस का, ये कुछ नया करना चाहता है, और इसकी टीम में दो लोग हैं, जॉन सोर और कौन है? जेम्स ग्रांट। ये दोनों से ये मदद मांगता है कि आप हमें बताइए कि नया व्यवस्था कैसे शुरू करें। तो इसमें पूछता है कि जमींदारी व्यवस्था जो लागू हुआ, उसमें कॉर्नवालिस के सपोर्ट में कौन था, विरोध में कौन था? तो एक का नाम है चार्ल्स जेम्स ग्रांट है, एक का नाम है जॉन सोर। तो मैं ट्रिक देता हूँ, पूछा हुआ है परीक्षा में, शोर जिसका नाम है वो शोर नहीं मचाएगा। क्या ट्रिक है? शोर जिसका नाम है वो शोर नहीं मचाएगा। मतलब सपोर्ट कौन करता है? जॉन शोर। और विरोध कौन करेगा? चार्ल्स जेम्स ग्रांट। क्लियर है? अब कॉर्नवालिस ने जमींदारी का जो व्यवस्था शुरू किया,
ठीक है, इसमें क्या था कि 1790 में वार्षिक लगान की जगह 10 वर्षीय लगान शुरू किया था। ये भी फेल्योर जैसा था, 10 वर्षीय। तो लास्ट करके आपको याद रखना है, पहले पंचशाला चलाया था कौन? वारन हेस्टिंगस, देखे ना, 1772 के आसपास में। फिर इसने क्या किया था, 1790 में 10 साल वाला शुरू हुआ था, 10 वर्षीय लगान। ये भी व्यवस्था छोड़ दिया गया। 90 में तो यही था ना। हम याद रखेंगे 22 मार्च 1793, 22 मार्च 1793 को क्या शुरू होगा? अस्थाई बंदोबस्त। इसी को कहेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी को कहेंगे जमींदारी व्यवस्था, इसी को कहेंगे जागीरदारी व्यवस्था, और इसी को कहेंगे मालगुजारी व्यवस्था। लगान की दर जमींदारों और उसके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई। फिक्स था कि जमींदार है, फिर उसका बेटा जमींदार, फिर उसका बेटा जमींदार, ये कहानी चलने लगा। ठीक है, ठीक है। और जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखते थे और 89% भाग किसके पास देते थे? अंग्रेजों के पास। इस प्रकार अस्थाई बंदोबस्त में बंगाल की भूमि का मालिक कौन बन गए? जमींदार बन गए। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में था तो जमींदार बनाने वाला ही व्यवस्था है कि नहीं? हम लोग को बताइए, यही व्यवस्था है ना? हम्म, ले लिया, लेकिन जो व्यवस्था है वो आप समझ गए, यही व्यवस्था है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारा कहानी था। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण हुआ, किसानों का सरकार से संपर्क नहीं होता था, क्योंकि किसान किसके पास जा सकते थे अपना दुख सुख लेकर के? केवल और केवल जमींदार के पास। कहाँ कहाँ यह व्यवस्था लगा था? तो बता दिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मेनली लगा था। उसके अलावा थोड़ा असम में, उत्तर प्रदेश के बनारस में, गाजीपुर में और उत्तरी कर्नाटक में, यहाँ तक फैला था। लेकिन मेनली कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। कंपनी की आय में कमी हुई क्योंकि सूखा पड़ जाता था। एक सूर्यास्त कानून भी इसमें था। मान लिए कि कोई जमींदार अगर टैक्स देने में असमर्थ हो जाता था तो अंग्रेज लोग उनको कहते थे कि सूर्योदय से पहले आज टैक्स भर दो सरकार, नहीं तो ज़मीन छीन लेंगे। और अगर सूर्योदय से पहले टैक्स नहीं भरा तो ज़मीन छीन लिया जाता था। तो इसको कौन सा व्यवस्था कहते थे? सूर्यास्त कानून। आरसी दत्त कहते हैं, यदि अस्थाई बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतः राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। मतलब राजभक्त जमींदार अगर चाहते थे अंग्रेज पैदा करना तो उनका ये मिशन क्या रहा? पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तो बताइए, जमींदारी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं ना? तीनों व्यवस्था कंप्लीट करा के आज बंद कर देंगे। अब आते हैं रैयत बारी व्यवस्था। तो मैंने बताया था रैयत बारी में क्या था कहानी? रैयत बारी, छोटे किसान डायरेक्ट टैक्स देने किसको जाएंगे? अंग्रेजों को। तो प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी बना दिया गया। लगान की शर्तें अस्थायी और अपरिवर्तनशील थी। जमींदारी में तो फिक्स था, इतना देना ही है किसी भी हाल में। और ये कहाँ लागू हुआ? रैयत बारी मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। कहाँ कहाँ लागू हुआ? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। क्या व्यवस्था का नाम है? रैयत बारी व्यवस्था। ठीक है। और इसको लागू करने वाले, इसके जन्मदाता कौन है रैयत बारी के? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। बोलिए कौन है जन्मदाता? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इसके जन्मदाता हैं। ठीक है। और ये व्यवस्था पूछेगा कौन सा व्यवस्था जमींदारी का भारत के सबसे ज़्यादा ज़मीन में फैला था, तो क्या कहिएगा? यही था ना, 51% जमीन में। 1792 में, पता है 1792 में इसको सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिला में कर्नल रीड के द्वारा रैयत बारी व्यवस्था लागू किया गया। ये परीक्षा में खूब पूछता है, पूछेगा सबसे पहले कब लागू हुआ? 1792 में ये व्यवस्था। कहाँ पे? तब मद्रास के 12 महल जिला में। कौन लागू किया? कर्नल रीड। बोलिए, सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में कौन लागू किया इसको? कर्नल रीड किया। लेकिन जब मुनरो था, मुनरो, क्योंकि मुनरो भी बोला टॉमस मुनरो, तो 1820 से 27 में मुनरो मद्रास का गवर्नर बना और उसने रैयतबारी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। तब पूछेगा पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन लागू किया, तो क्या कहिएगा? मुनरो। लेकिन सबसे पहले कहाँ लागू किया मद्रास के? 1792 में तो कर्नल रीड लागू किया। समझ गए? कितना परसेंट भूमि पे था? 51% भूमि पे। कहाँ कहाँ?
मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में। ठीक है, 51% भूमि पर यह था। इसका लाभ था कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क था। अब हम तीसरा व्यवस्था देखते हैं, महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था, इसको इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। कौन दिया था महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में? हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। तो महालबाड़ी क्या था पता है? महालबाड़ी था कि जैसे गांव है, जैसे मेरा पंचायत है मोरसंड पंचायत, तो उसमें कई सारा गांव है, गोड़ीगम्मा गांव है, गईघट गांव है, मननपुर गांव है, ठीक है, ऐसे 4-5 गांव है, 4-5 गांव मिला करके एक पंचायत बना है। ठीक है, तो अगर 10-5 गांव को बना करके 10 गांव के 5 गांव के टैक्स को एक जगह जमा किया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था? गांव के समूह को महाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांव के समूह को महाल कहा जाता था। तो महालबारी समझ गए? महालबारी में कैसे टैक्स देना है? गांव एक साथ 4-5-10 गांव मिल करके टैक्स देता। रैयतवारी में डायरेक्ट किसान जाके देता। जमींदारी में किसान से जमींदार शोषण करके छीनता, तब जाके 89% अंग्रेज को 11% खुद रखता। समझ गए? तो ये महालबाड़ी समझ में आया? महालबाड़ी व्यवस्था जो है, ठीक है, इसको उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक कहते हैं मार्टिन बर्ड को। पूछता है, परीक्षा में पूछा हुआ है बीपीएससी में, जो उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। तो महालबाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ था? आगरा में, दक्षिण भारत में, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में, पंजाब में, यहाँ पे फैला हुआ था। ठीक है, और ये भारत में कितना भूमि पर था? 30% भूमि पे फैला हुआ था। कितना भूमि पे? 30% भूमि पे। महालबाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्ताव कौन दिया था? हॉल्ट मैकेंजी, याद है ना? हॉल्ट मैकेंजी 1819 में। लेकिन उत्तरी भारत में इस व्यवस्था का जन्मदाता किसको कहते हैं? भू व्यवस्था का जन्मदाता मार्टिन बर्ड को, मार्टिन बर्ड को कहते हैं। ठीक है, ये आपका 3 जमीन का व्यवस्था रहा, इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता है। ठीक है, अब मैं ब्रिटिश भारत में अर्थ से जुड़ी 3 प्रथा है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 3 कठिया प्रथा, आपको पता है कि 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा का होता है 1 बीघा जमीन। तो आपको फिक्स है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे किसका खेती करना पड़ेगा? नील का खेती करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। समझ गए? अब ददनी प्रथा, कौन प्रथा है? ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा में, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को संविदा पे धन देते थे, अग्रिम धन दे देते थे। ददनी प्रथा में देते थे कि तुम खेती करो, 2 रुपये तुम्हारा सामान खरीद लेंगे, पहले 200 रुपया लेके करो खेती। तो इसको क्या प्रथा बोलते थे? ददनी प्रथा। फिर था कमियौटी प्रथा। क्या था? कमियौटी प्रथा। कमियौटी, ददनी प्रथा कौन चलाता था? ब्रिटिश व्यापारी। हम लोगों को पैसा देता था पहले कि लो और सस्ता उपजा करके हमको दो, आगे पैसा दे देंगे। कमियौटी प्रथा, इसमें बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति, यही कुर्मी हम लोग को घुड़मी खिला रहा है सीएम बन के 15-16 साल से, कुर्मी जाति के लोग अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाले ब्याज की राशि के वक्त जीवन भर सेवा करते थे। हमारे घर में भी अभी जा कर के, अब लगता है ख़त्म हुआ है, नहीं तो फिक्स था कि मेरे घर से 5 किलोमीटर पीछे गांव है थुम्हा गांव, वहाँ का जो कुर्मी जाति का सब दिन से मेरे घरे कोई भी फंक्शन एगो रहबे करता था काम करने वाला। तो कुर्मी जाति के लोग बिहार उड़ीसा में क्या करते थे? कृषि दास के रूप में काम करते थे। आपके घरे एक न एक आदमी उसका काम करते ही रहेगा, बेगाड़ी भी करते थे। नहीं, दुबला हाली दूसरा है, मैं बता रहा हूँ। ये कमियौटी प्रथा है। कमियौटी, क से कमियौटी, क से कुर्मी। दुबला हाली प्रथा है, ये सूरत में था। इसके अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। तो दुबला हाली प्रथा कहाँ हो गया? सूरत में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग अब लगभग ये चैप्टर में अब देखेंगे, जब अकाल उकाल पड़ा, रेल उल चला, इस सब के बारे में जानेंगे। 3 जमींदारी व्यवस्था था, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से समझ गए सब कोई? ठीक है।